हम लोग बचपन से ही रामायण पढ़ते आ रहे हैं। रामायण में सुंदरकांड का एक चैप्टर है जिसमें हनुमान जी जो है गंगा ये समुद्र पार करके श्रीलंका जाते हैं। अब वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी रामायण, तो नॉर्मली बचपन से ही मैं सुंदरकांड का पाठ करता रहता था। लेकिन इधर कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले मेरे दिमाग में अचानक आया वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पढ़ते समय कि वाल्मीकि जी ने उसमें जो उनका डिस्क्रिप्शन किया है हनुमान जी के जंप करने का, वो एग्जैक्टली जो है फिजिक्स के ऊपर, नियमों के ऊपर निर्भर करता है। पूरी की पूरी फिजिक्स है। तो मैंने उस पर एक पेपर लिखा हुआ है, फिजिक्स ऑफ हनुमान फ्लाई, यानी कि हनुमान जी जो जंप करते हैं और लंका पे उतरते हैं, उसमें कैसे उनकी जो है एक एक स्टेप में वाल्मीकि जी ने जो श्लोक लिखे हैं उनका जो भावार्थ निकल आ रहा, एक एक स्टेप में हम लोग एग्जैक्ट फिजिक्स लेते हैं। तो ये सुंदरकांड जो है उसी के हिसाब से मैंने पेपर लिखा है। पेपर लिखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये एक वीडियो है छोटा सा, इसको देखिए। इसमें एक लंगूर है 650 फीट के टावर से जंप कर रहा है। फिर से देखिए, 650 फीट के टावर से जंप कर रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक सिंपल सा लंगूर जो है 650 फीट की जंप कर रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, उसके जो पैरों हाथों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको चोट नहीं लगती है। अब तो हनुमान जी को तो हम लोग सर्वशक्तिमान मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब जंप किया होगा तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। तो एक एक श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसके पीछे। तो अगर आप देखें तो इसमें श्लोक नंबर 7 है। सबसे पहले श्लोक नंबर 7 में लिखा हुआ है, सिंपल सा एक लाइन लिखी हुई है कि उस पर्वत के समतल भाग पर जहां श्रेष्ठ गजराज रहते थे। तो श्लोक नंबर 7 में जैसे हम लोग अगर जंगल का या किसी चीज का जिक्र करते हैं तो हम लोग शेर, चीता, भालू और हाथी इन सब का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ श्लोक 7 में और आगे भी एक दो श्लोक में गजराज यानी कि हाथी का जिक्र किया गया है। तो हाथी का जिक्र किस लिए किया गया है कि जब हनुमान जी जंप करने जाते हैं तो जंप करने से पहले वो जो पर्वत का समतल हिस्सा होता है वहां टहलते हैं। टहलने का क्या मतलब होता है कि वो उनको पता है कि मुझे जंप करने के लिए मुझे शरीर को बढ़ाना होगा और इंक्रीज करना होगा, तो मुझे मजबूत जमीन चाहिए जंप करने के लिए। तो वो घूमते हुए समतल पार्ट खोजते हैं। अब समतल पार्ट भी कहाँ खोजते हैं, जहां पे गजराज रहते हो यानी कि हाथी रहते हो। तो हाथी का ही जिक्र क्यों है, शेर और चीते का, क्योंकि हाथी का वजन जो है ज्यादा होता है। यानी कि जहां पे हाथी ट्रेवल कर रहे हैं वहां की जमीन जो है वो मजबूत होगी, और जमीन जब मजबूत होगी तो हनुमान जी जब शरीर बढ़ाएंगे, कूदेंगे तो उनको भी सारा मिलेगा। तो एक श्लोक से ये मैंने पहला निष्कर्ष निकाला। तो ये एक सिंपल सी फिजिक्स है। जब हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या रॉकेट छोड़ते हैं तो हम लोग जो है जमीन का सर्वे सबसे पहले करते हैं। फिर आप श्लोक नंबर 9 में आइए। उसके तुरंत बाद श्लोक नंबर 9 में लिखा है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पिता पवन देव को अंजलि दी और फिर दक्षिणी दिशा की ओर जाने के लिए उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया। तो जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सूरज की तरफ देखते हैं, पूर्व दिशा की तरफ। उसके बाद जिस डायरेक्शन में जाना रहता है उस डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो हनुमान जी ने भी क्या किया, पहले पूर्व दिशा की तरफ देखा, फिर दक्षिण की तरफ गए क्योंकि उनको दक्षिण की तरफ जाना था। तो ये डायरेक्शन का सर्वे भी वाल्मीकि जी ने एकदम परफेक्ट दिया है। फिर पवन देव जी को अंजलि दी। पवन देव जी को अंजलि देने का मतलब है हम लोग वायु का भी वो ज्ञान लेते हैं कि वायु किस डायरेक्शन में है, हमारे फेवर में है कि हमारे अपोजिट है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है फिर उन्होंने अपना शरीर को बढ़ाया। शरीर को बढ़ाने का भी यहाँ पे अगर आप देखें तो श्लोक में लिखा हुआ है कि चंद्रमा की खातिर तरह, ये क्या कहते हैं, पूर्णिमा के चांद में, पूर्णिमा के समय समुद्र के समान बढ़े। पूर्णिमा में क्या होता है, ग्रेविटी अट्रैक्शन होता है जिससे समुद्र का पानी लहरों की तरह ऊपर उठता है। तो क्या उसका वजन बढ़ता है? नहीं, केवल वो पानी का फ्लो बाहर की तरफ आता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह हनुमान जी भी बढ़े हुए। तो नॉर्मली समुद्र का जो वजन है, वेट है, वो कांस्टेंट रहता है, केवल उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, पानी बढ़ता है। उसी प्रकार से जो है अगर आप देखें, मैं वीडियो एक और दिखाता हूँ। ये हमारी फिश है, इसको पटल फिश कहते हैं। ये देखिए, इसका वजन देखिए, वजन नहीं इंक्रीज हुआ, इसने अपने मुंह में पानी भर लिया। पानी भरने से, हवा भरने से इसका जो शेप है वो कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है। सेम चीज हनुमान जी ने कहा, वो पवन की तरफ गए, पवन से उन्होंने अपने अंदर हवा भरी, हवा भरने से अब उनको शक्तिमान थे, जैसे हम लोग हवा भरते हैं तो थोड़ा सा पेट फूलता है, लेकिन वो इतने शक्तिमान थे ना, उन्होंने इतनी हवा भरी तो उनका कई गुना ज्यादा वजन सेब बढ़ गया, तो वो काफी बड़े हो गए। तो उसमें यहाँ पे भी देखिए फिजिक्स ये कह रहा है कि उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, और किसकी तरफ बढ़ाया, पूर्णिमा के समय समुद्र की तरफ। वजन बढ़ाने का अगर रीजन देखें तो वो मोमेंटम में, मास और वॉल्यूम में हमें जरूरत होती है, क्योंकि शरीर को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो उनके पंजे होंगे, हाथ होंगे, वो ज्यादा स्पेस पे फोर्स मारेंगे। तो फोर्स इक्वल टू मोमेंटम जो है, अगर आप एक छोटी उंगली से करते हैं और पूरे हाथ से करते हैं तो मोमेंटम में फर्क पड़ता है, और एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ज्यादा एनर्जी जंप करने के लिए हमको मिलती है। तो उन्होंने इस हिसाब से अपना शरीर को बढ़ाया। उसके बाद अगर आप अगले श्लोक में आए, 11 नंबर श्लोक में, तो उन्होंने लिखा है, अपने शरीर के साथ समुद्र को लांघने की इच्छा में उन्होंने पर्वत को हाथों से और पैरों से दबाया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि पैरों और हाथों को दोनों से, जैसे जो आदमी होते हैं, हम लोग जो 2 पैरों पे चलते हैं वो पैरों से जंप करते हैं, लेकिन जो 4 पैरों से होते हैं वो जो है चारों पैरों का, जैसे बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, इन चारों पैरों का काम लेते हैं। इसमें मैं एक वीडियो भी दिखाता हूं आपको, आगे कुछ श्लोक और है इसमें। अब उसके बाद श्लोक नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने पैरों और हाथों से समुद्र को दबाया, पर्वत को दबाया, तो पर्वत से जो है, जो उसमें पेड़ पौधे थे वो गिरने लगे। ठीक है। पर्वत में एक किस्म से भूकंप की तरह आ गया। दूसरा जो है, पर्वत से जल का स्रोत बहने लगा। तो ये सब क्या है, ये सब उसी तरीके से है कि जब हम जमीन को किसी ठोस से दबाते हैं या हिलाते हैं, या भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो पेड़ पौधे गिरने लगते हैं, जमीन में जो अंदर जो पानी होता है वो बाहर आने लगते हैं। एवं केवल पानी का नहीं, इसमें खनिज के बारे में भी दिया गया है कि सोना और चांदी भी जो है जमीन के अंदर से बाहर आने लगा। ठीक है। श्लोक नंबर 15 में अगर आप देखें तो सोना और चांदी भी बाहर आने लगा। फिर उसके अलावा 16 नंबर में भी कहा गया है कि उसमें से विशाल विषखंड जो है बाहर आने लगे। तो ये पूरा का पूरा जो है अर्थक्वेक की तरह है, जब बहुत बड़ी चीज, क्योंकि जब हनुमान जी ने सेब बढ़ाया तो बहुत बड़े हो गए। जैसा लोग मूवी में देखते, डायनासोर जब पैर रखता है तो हिलने लगता है, या हाथी अगर कोई चीज रखी, तो हनुमान जी ने तो और स्ट्रांग हो गए। तो जब उनके रखेगा तो जो भी कंडीशन आएगी वो अर्थक्वेक की तरह ही आएगी। फिर उसके बाद देखें तो श्लोक नंबर 32 में उन्होंने लिखा है, उसने अपने शरीर के रोम को हिलाया और उसका पर्वत के समान शरीर कांपा। उन्होंने विशाल बादल के समान अत्यंत महन गर्जना की। अब देखिए यहाँ पे जब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, या कोई करने से पहले बहुत तेज शरीर को हिलाते हैं, अपने रोए करते हैं, उसका रीजन होता है कि वो एनर्जी को एक जगह पे केंद्रित करते हैं लड़ने के लिए। उसके लिए देखिए मैं एक और वीडियो आपको छोटा सा दिखाता हूँ। ये देखिए लिफ्टिंग में है, अब इनको देखिए उठाने के लिए कितना ये गर्जना कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, एक छोटे से काम के लिए। तो हनुमान जी को तो पूरा पर्वत लागना है, तो वो उनकी गर्जना कैसी होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप 33 और 34 श्लोक में जाएं, ठीक है, तो हनुमान जी ने अपने लंबे रोममुख पूंछ को घुमाकर पीछे की ओर फैलाया, हाथों और पैरों से पर्वत को दबाया। फिर उन्होंने झटका गरुड़ किसी सर्प को उठाकर ले जा रहा हो, इस तरीके से गर्दन को ऊपर किया। तो अगर आप देखें टोटल श्लोक नंबर 33 से लेकर श्लोक 44 तक पूरी जो है, पूरी की पूरी आप डिटेल में इसको पढ़िएगा पेपर को। हनुमान जी की जो फिजिकल बॉडी है, जंप करने से पहले एक खिलाड़ी या जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली या बंदर करता है, जो पोजीशन ली जाती है उस पोजीशन का जिक्र किया है। और एग्जैक्टली जिक्र इसमें ये ऐसे ही है कि अगर आप जंप करते हैं तो किस हिसाब से आपकी बॉडी होनी चाहिए। उसके लिए देखिए एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक बिल्ली है, इसको जंप करना है। अब देखिए उसमें एग्जैक्टली रामायण में लिखा है वाल्मीकि, उन्होंने हाथ पैर दबाया, गर्दन ऊपर की, फिर जंप किया। ये देखिए सेम चीज जो है एग्जैक्टली वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्टली बॉडी का शेप जो है इसी तरीके से दिया गया है। ठीक है। तो बॉडी का शेप हो गया। बॉडी के शेप के बाद आ जाते हैं श्लोक नंबर 45 से अगर आप जाएं तो 45 से लेकर
52 तक हनुमान वेगपूर्वक आकाश में उछले, तब पर्वत को स्टिल वेग भी उनके साथ ऊपर उठने लगी। बहुत बढ़िया फिजिक्स है इसमें कि जब हनुमान जी जंप किए पर्वत से, तो पर्वत से जब जंप किए तो पेड़ पौधे उनके साथ साथ इस तरीके से चले, इसमें दिया गया जैसे बाराती चलते हैं। उसके बाद वो उनके वेग से, हनुमान जी के वेग से, उसके बाद वो पेड़ पौधे कुछ देर बाद हुए। तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक गुब्बारा फुला लें, गुब्बारे में एक जगह आप बॉल रखें छोटी सी, उसको दबाएं और चारों तरफ छोटे छोटे कागज हो। जब बॉल को आप दबाएंगे, सडनली छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, बॉल तो ऊपर जाएगी, यानी कि हनुमान जी तो ऊपर गए, लेकिन जो छोटे छोटे कागज होंगे पेड़ पौधे वो भी वेग से कुछ दूर तक जाएंगे और उसके बाद गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये वेग की तरह होता है। जैसे आप ये देख लें, एक और वीडियो में छोटा सा दिखाता हूं। ये देखिए, ये आदमी कूद रहा है, ठीक है, और इसके वेग से ये लड़की देखिए ऊपर उछल रही है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि ये तो टेम्पोलिन है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो हनुमान जी कूदे वो तो किससे कूदे, क्या कहते हैं, पर्वत से कूदे। ठीक है, तो पर्वत से कूदने से फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आई, पर्वत तो बहुत रिजिड है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो अपने आप में रिजिड नहीं होती है। वो चीजें जो है, हर चीज जो है फ्लेक्सिबल है, कुछ कम फ्लेक्सिबल, कुछ ज्यादा, डिपेंड करता है उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलने के ऊपर। ये बहुत ही बढ़िया फिजिक्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लोहे की छड़ है, एक लोहे की रॉड है, ये मान लीजिए ये तो प्लास्टिक है, लोहे की रॉड जो ब्रिज में लगती है गर्दन, वो ऐसे ऐसे हिले रस्सी की तरह, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना बड़ा रॉड जो है लोहे का फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। उसी प्रकार आप पर्वत के लिए कहेंगे कि पर्वत जो है फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। उसके लिए देखिए एक बहुत अच्छा टेकोमा ब्रिज का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये हमारा जब फ्रीक्वेंसी मैच हुई आंधी तूफान आने से, ये लोहे की रॉड है। अब ये देखिए आप, गर्दन, इतने मोटे मोटे गर्दन है लोहे के, और वो देखिए कैसे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं मिलेगा। सीधे सीधे पूरा का पूरा ब्रिज जो है एक रस्सी की तरह ऊपर नीचे, ये देखिए हो रहा है इतना बड़ा। तो जब देख रहे, जब ये गर्दन जो है लोहे का फ्लेक्सिबल हो सकता है, तो क्या पर्वत नहीं फ्लेक्सिबल हो सकता है? फ्रीक्वेंसी चाहिए। जैसे गुब्बारा जो है हल्का होता है, उसको हल्का दबाएंगे तो वेग भी हल्का देगा, लेकिन पर्वत है, पर्वत की अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लिए, रेजोनेंस ले लिए, उसको उस हिसाब से दबाए। और दूसरा इसमें श्लोक में दिया गया है कि एक पल के लिए, क्षणिक भर के लिए, क्षणिक भर के लिए क्या मतलब हुआ, पर्वत को क्षणिक भर के लिए दबाया गया और तुरंत फेंक गए। अगर आप कोई चीज को ज्यादा देर दबाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें फ्रैक्चर्स हो जाएगा, क्रैक आ जाएंगे। पर्वत में भी क्रैक आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं दबाया, वो जस्ट दबाए और जंप किए। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से 45 से 52 में श्लोक में दिया गया है। उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो 68 से लेकर 80 तक श्लोक्स में, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें फ्लूइड डायनेमिक, एरोडायनेमिक का जिक्र है। इसमें साफ साफ कहा गया जैसे कि कोई एरोप्लेन है, अगर तेजी से समुद्र के बगल से ऊपर से जाए, जेट प्लेन, तो क्या होगा, उसका पानी बहेगा बाहर की तरफ। तो इसमें सारा वो जिक्र दिया गया है कि जब हनुमान जी वेग से गए तो समुद्र का पानी बाहर आ गया, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मछलियां वगैरह वो बाहर की तरफ आ गई और नीचे जमीन दिखने लगी। अब आप सोचिए, जब जेट, समुद्र इतना गहरा है, जेट प्लेन जाता है, थोड़ा सा पानी हटता है, वो उनका मतलब इतना तेज फोर्स था और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि हवा इतनी ज्यादा लगी कि समुद्र का इतना ज्यादा पानी बाहर आ गया कि जमीन तक दिखने लगी। तो पूरा एरोडायनेमिक का इसमें हम देख सकते हैं। उसके अलावा फिर जो है, अगर आप आगे जाएं तो श्लोक नंबर 68 से 80 ये एरोडायनेमिक का हो गया। फिर 81 श्लोक में अगर आप जाएं, बहुत ही बढ़िया है, बिना फिजिक्स की जानकारी के, बिना देखे हुए ये कोई भी आदमी नहीं बता सकता। इस श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि हनुमान की महावेगपूर्ण उड़ान को खींचे जा रहे आकाश के विशाल बादल श्वेत, अरुण, लालिमा, नीले और गाढ़े लाल। यानी कि नॉर्मली अगर कोई कहानी लिखता है, जिक्र करता है, तो लाल, काला, पीला, नीला कोई भी कलर लिख सकता है ना, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 3 कलर हो गया। और ये 3 कलर वही 3 कलर है जब रॉकेट ऊपर से जाता है और स्केटरिंग इफेक्ट जो होता है लाइट का, उससे जो हमें कलर दिखाई देते हैं, लाल, नीला और गाढ़ा लाल, जिसको हम लोग नॉर्मली सुबह सुबह के टाइम लालिमा का जिक्र करते हैं। तो एग्जैक्टली यही 3 कलर स्केटरिंग इफेक्ट का दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया फिजिक्स है इसमें, आप स्केटरिंग इफेक्ट की, लाइट की
फिजिक्स देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे जो और भी इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने जो लिखी है वो है, जब हनुमान जी जा रहे थे तो उनके लग रहा था कि जैसे उनके वेग को कम हो जाएगा, तो बीच में एक मैनाक पर्वत बाहर आता है। मैनाक पर्वत उनसे कहता है हनुमान जी से कि आप थोड़ा देर मेरे यहाँ रेस्ट कर लीजिए, फिर जंप कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। नॉर्मली चीजें कहानी बना के लिखी जाती है, तो उसमें लिखा गया, उन्होंने साफ साफ लिखा गया श्लोक नंबर 133 से 36, उन्होंने पर्वत को छुआ और फिर और भी तेज वेग से और भी तेज ऊंचाई से आगे की तरफ बढ़े। और उस समय जब उन्होंने छुआ, ये भी लिखा गया है कि पर्वत बहुत तेजी में नीचे गया। तो ये क्या होता है, ये हम लोग जब ट्रिपल जंप जो करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, दो वीडियो आप देखिए। ये पार्कर है, बहुत ही फेमस जंपर है। ये देखिए, ये एक से दूसरा, फिर से देखिए, ये दीवार पे आए, समझिए ये मैनाक पर्वत हो गया बीच में, और ये दूसरी तरफ और भी तेजी से उन्होंने बाउंड्री पार की। एक और ट्रिपल जंप का उदाहरण देखिए, ये देखिए, ये हम लोग जब जंप लेते हैं तो ये एक पैर है ना, दूसरा पैर, फिर तेजी में वेग होता है। यानी कि जो मोमेंटम हम लोग कंजर्व करते हैं, ये उसको जो है सिंपली कंजर्व रखते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए तालाब में, आपको बीच में तालाब है, आपको उस तरफ जाना है, और तालाब के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। तो नॉर्मल वे में क्या होगा, जब लकड़ी के टुकड़े पे आप कूदेंगे तो वो डूब जाएगा और आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप तेजी में कूदे, लकड़ी के टुकड़े को केवल टच करें और जंप कर जाए, तो आराम से आप जंप भी कर लेंगे और लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा नीचे जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार मैनाक पर्वत ने भी, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली जो मोमेंटम कंजर्व का डेफिनेशन है, उन्होंने वाल्मीकि जी ने बढ़िया से समझाया कि कैसे उन्होंने मैनाक पर्वत को एज ए ट्रिपल जंप या एज ए मोमेंटम कंजर्व में लिया। इसलिए हनुमान जी ने वहां लिखा है, वहां वाले श्लोक में लिखा है कि हनुमान जी ने पर्वत को केवल टच किया और पर्वत उसी वेग से नीचे गया। वेग से क्यों नीचे गया, क्योंकि हनुमान जी को वापस फोर्स चाहिए था, और ज्यादा फोर्स है, जितना मोमेंटम नीचे लगेगा उतना मोमेंटम ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर आप आ जाए लास्ट में 206 से 210 तक, तो लास्ट में जो है हनुमान जी का, उन्होंने वाल्मीकि जी ने लिखा है, जब वो वापस लैंड करने लगे तो उसको कहानी के रूप में लिखा है, तो उन्होंने वापस अपने नॉर्मल शरीर में आ गए। ठीक है, नॉर्मल शेप में आ गए। तो नॉर्मल शेप में कैसे आ गए, क्योंकि उनका वेग इतना ज्यादा था, शरीर अगर वो नीचे गिरते तो फिर हलचल मचती। तो उन्होंने अपने शरीर को क्या किया, वापस जो उनके मुंह में हवा थी बाहर निकाल दी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वो सडनली वायु पुट होने का है, वायु को वो क्या कहते हैं, उन्होंने सडनली वो फटे का मतलब क्या हुआ, उन्होंने हवा छोड़ी और वापस अपने वेग में आ गए। और जब उसमें आ गए तो वो धीरे धीरे नीचे आ गए, जैसे कि हम लोग का ये क्या कहते हैं, गुब्बारा जो होता है, बैलून, वो नीचे आ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं समझा पाऊंगा, है ना। आप मेरा पेपर लिंक पे दिया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैंने ये देखा कि नॉर्मली साइंस से हम लोग वेद को, और वेदों में साइंस हम लोग जोड़ते हैं। तो मैं 10-15 साल से ये सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, तुलसी ये रामचरितमानस का सुंदरकांड। लेकिन अचानक एक दिन मैंने जब सुंदरकांड का पाठ पढ़ा तो मुझे कुछ फिजिक्स नजर आई। तो सुंदरकांड तो थोड़ा सा कविता के रूप में लिखा है, तो मैं तुरंत वाल्मीकि रामायण लेके आया। ठीक है, वाल्मीकि रामायण जी का सुंदरकांड। फिर मैंने उसका एक एक श्लोक पढ़ा और एक एक श्लोक का संस्कृत से हिंदी, उसके बाद उसमें जो जो फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन है वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने एक एक श्लोक के हिसाब से इसमें दिया गया। और मैंने देखा वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो एग्जैक्टली फिजिक्स के रूल्स को वैलिड करता है। वो दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो उनको फिजिक्स पता होगी या उन्होंने वो चीजें देखी होंगी। ऐसे आप कोई भी ये चीज लिख नहीं सकता है। कुछ एक दो चीजें हैं, जैसे एक राक्षसनी कोई बीच में आई थी, उनका मैं नाम भूल गया, वो जो हनुमान जी उनके मुंह में चले गए थे छोटा करके फिर बाहर आ गए, उनका क्या साइंटिफिक है वो मुझे नहीं समझ आया। कुछ एक दो चीजें मुझे नहीं समझ में आई साइंटिफिक उनका, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा ये सारी की सारी एग्जैक्टली फिजिक्स का नियम पालन करती है। तो आप पेपर को पढ़िए और देखिए, और अगर आपको इसको और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।